नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का हमारा 8वां पाठ चालू है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। छात्रों, इन आकृतियों का निरीक्षण करो। आकृतियों में कुछ स्थानों पर मनुष्य स्वयं अलग अलग कार्य करते हुए आपको दिख रहा है। देखो छात्रों, यहाँ उसका प्रत्येक कार्य प्रकृति के किसी न किसी घटक से संबंधित है। इनमें से प्रत्येक घटक का अब हम विचार करेंगे। छात्रों, यह आकृति देखो। इस आकृति में किसान बैलों की सहायता से खेत जोतता दिखाई देता है। किसान खेत में मृदा की परत जोतकर खेत को बुआई योग्य बनाता है। फसलों द्वारा वह अपनी और दूसरों के अन्न की आवश्यकता पूर्ण करता है। यह सब करने के लिए वह भूमि पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो मृदा होती है उसका संसाधन के रूप में उपयोग करता है। संसार में सर्वत्र मृदा का उपयोग किया जाता है। अंततः मनुष्य के खेती व्यवसाय में मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो बताओ छात्रों, खेती व्यवसाय के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वह मृदा, यह प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण है। अब मृदा कैसे तैयार होती है यह देखेंगे। मृदा का निर्माण मुख्य रूप से मूल चट्टान, जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यह आपको छात्रों ध्यान में रखना है। मृदा का निर्माण जब होता है तो कौन कौन से कारकों पर वह निर्भर होता है? तो वह होता है मूल चट्टान, जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि। इनमें से जलवायु और चट्टानों के प्रकारों के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मृदा तैयार होती है। मृदा का निर्माण अत्यंत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। देखो छात्रों, जब मृदा निर्माण होती है उसकी जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रक्रिया होती है उसकी गति कैसी रहती है? बहुत ही धीमी गति रहती है। मृदा को परिपक्व बनने के लिए दीर्घ कालावधि की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत वाली मृदा तैयार होने के लिए हजारों वर्षों का समय लगता है। इसका मतलब मृदा का जो निर्माण कार्य है वो अत्यंत धीमी गति से होता है। इसीलिए मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है छात्रों। अब यह दो आकृतियां देखो। हमें एक मनुष्य मछली पकड़ते हुए तथा दूसरा मनुष्य कुएं से पानी खींचकर निकालते हुए दिखाई दे रहा है। इन चित्रों में प्राकृतिक घटक पानी का उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहा है। हम सभी को सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह तो आपको मालूम ही है छात्रों। इससे पानी का असाधारण महत्व ध्यान में आता है। प्रकृति की संपूर्ण सजीव सृष्टि इस संसाधन पर निर्भर रहती है, यानी आधारित रहती है। अब यह आकृति देखो। इसमें सागरीय जल से हम नमक प्राप्त करते हैं, यह दर्शाया गया है। हम अपने दैनिक जीवन में सदैव नमक का उपयोग करते हैं। छात्रों, क्या आपको मालूम है पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध है? इसमें कुछ जल उपयोग करने हेतु योग्य है। अधिकांश जल नमकीन यानी खारा है। जिस जल का उपयोग किया जा सकता है उसमें से बहुत ही कम यानी 0.003% जल का उपयोग सभी सजीव कर सकते हैं। इतना जल भी सभी के लिए पर्याप्त है छात्रों, यह आपको ध्यान में रखना है। अब यह आकृति देखो छात्रों। इस आकृति में कुछ लोग जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यह आकृति देखो। इसमें शहद इकट्ठा करते हुए आपको दिख रहा है। अब यह आकृति देखो। इसमें रबड़ का चीका
निकालते हुए आपको दिख रहा है। अब यह आकृति देखो, इसमें गोंद आदि इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ये उत्पादन प्राकृतिक घटक यानी वनस्पति से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह जो उत्पादन है वह किससे मिल रहा है, कौन से प्राकृतिक घटक से मिल रहा है छात्रों? तो वह है वनस्पति। हम धरती पर विभिन्न वनस्पतियां देख सकते हैं। वनस्पतियों का वर्गीकरण मोटे तौर पर घास, पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़ों में किया जा सकता है। घास में से कुछ तृणों यानी तिनकों को बोकर मानव ने पहली बार खेती द्वारा अनाज प्राप्त करने का प्रयोग किया। इससे अनाज के लिए मानव को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई। मानव बस्ती बनाकर रहने लगा। अब यह नक्शा देखो छात्रों, नदी तट की प्राचीन संस्कृतियाँ आपको इसमें दिख रही है। देखो कौन कौन सी नदियाँ हैं। सिंधु, नील, यूफ्रेटिस और होयांग नदी। इन नदियों के घाटियों में हमने 5वीं में पढ़ा है कुछ प्राचीन संस्कृतियाँ उसमें उनका उदय हुआ है। जैसे देखो सिंधु संस्कृति जो है वो हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। वह सिंधु नदी तट में उदय उसका हुआ है। उसके बाद होयांग हो नदी के तट पर चीन की संस्कृति। उसके बाद यूफ्रेटिस और टाइग्रिस जो नदियां है उसके तट पर मेसोपोटामिया की संस्कृति। उसके बाद इजिप्ट की जो संस्कृति है वो नील नदी के तट पर उदय उसका हुआ है। इन सभी संस्कृतियों के बारे में हमने 5वीं में पढ़ा है छात्रों। आपको मालूम है हम वनों से लकड़ी, रबड़, गोंद, फल, औषधियाँ, वनस्पति आदि उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है विषुवत रेखा से लेकर ध्रुव तक का विचार करें तो कटिबंधों के अनुसार हमें निम्न वनस्पतियाँ दिखाई देती है। वह कौन कौन सी है? तो देखो विषुवत रेखीय सदाबहार, उसके बाद पर्णपाती, उष्ण घास वाले, कांटीले, समशीतोष्ण घास वाले, मिश्र वन, चौड़ी पत्तियों के वन, शंकुधारी और टुंड्रा वन प्रदेश। इन वन प्रदेशों के कारण इन वनस्पतियों पर निर्भर रहने वाले अनेक प्राणी इन वनों में निवास करते हैं। इन प्राणियों को अपना भक्ष्य बनाने वाले मांसाहारी प्राणी भी इन वनों में रहते हैं। इनके कारण कई भोजन श्रृंखलाएं इन वन प्रदेशों में निर्मित होती है। वन अथवा घास वाले प्रदेश प्राणियों के अधिवास है। वनस्पतियों के फलस्वरूप ही हमें प्राणियों के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का विकल्प उपलब्ध हुआ है। जैसे वनस्पतियाँ भूपृष्ठ पर पनपती है वैसे ही वे जल में भी बढ़ती है। देखो यह आकृति सागरीय वनस्पति आपको दिख रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संभव है कि भविष्य में मनुष्य को जलीय वनस्पति पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए सागरीय वनस्पतियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों आज का होमवर्क, हम किन किन बातों के लिए पानी का उपयोग करते हैं इसकी आपको सूची बनानी है। धन्यवाद।